दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सुनते ही हम सब सोचते हैं कि कंपाउंडिंग का मैजिक देखेंगे, वेल्थ क्रिएशन होगी, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। बस 15-20 साल पेशेंस के साथ वेट करना है, एसआईपी करना है और फिर करोड़ों की वेल्थ बनेगी। लेकिन एक सेकंड रुक जाओ, अगर आप 1990 के टाइम पे जापान में होते और वहां के सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते या बहुत अच्छे स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाते, तो 30 साल बाद आज आपके पोर्टफोलियो का प्रॉफिट होता ऑलमोस्ट जीरो, क्योंकि जापान का पूरा मार्केट 1990 से लेकर 2025 तक यानी कि 35 इयर्स तक ग्रो ही नहीं हुआ और पूरी एक जनरेशन की वेल्थ वाइप आउट हो गई। अब ये सुन के हम सबके मन में एक डेंजरस ख्याल आता है कि यार अगर ये पाकिस्तान में हो गया तो हमारा क्या होगा। हमारी सारी फाइनेंशियल फ्रीडम की प्लानिंग, सारे गोल्स, बच्चों के हायर एजुकेशन के सपने, मिडिल क्लास ट्रैप से निकलने का रास्ता और हमारे अर्ली रिटायरमेंट का सपना, ये सब कुछ फेल हो जाएगा। अब दोस्तों ये डर बिल्कुल जेन्युइन है, इसीलिए आज की वीडियो में हम खुल के समझेंगे कि जापान का क्रैश कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। क्योंकि एक फेमस साइंटिस्ट की कहावत है कि किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, बस उसको अच्छे से समझ लो। जब आप अच्छे से समझ लोगे तो आपका डर भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। और अभी टाइम है समझने का, ताकि आप फ्यूचर में कम डरोगे, वरना हर छोटी मोटी मार्केट क्रैश की न्यूज आपको डराती रहेगी। तो वीडियो को एंड तक देख लेना, क्योंकि आज मैं जो भी समझाने वाला हूँ वो वैसे तो बहुत ही टेक्निकल फाइनेंस की चीजें हैं, लेकिन इतना सिंपल करके बताऊंगा कि 5 साल के बच्चे को भी आसानी से समझ में आ जाएगा, जैसा आपको पूरे इंटरनेट पे किसी ने भी समझाया नहीं होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना डीप है कि मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहला पार्ट होगा 1945 से लेकर 1985 का वो टाइम जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान कैसे टोटल बर्बादी से उठकर मिराक्युलसली अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के वर्ल्ड का सुपर पावर बनते बनते रह गया। फिर पार्ट 2 में है 1985 से लेके 1990 का वो टाइम जब जापान में एक डेंजरस बबल फॉर्म हो गया। फिर पार्ट 3 है 1990 से लेके 2025 का वो टाइम जिसमें जापान का स्टॉक मार्केट बिल्कुल फ्लैट रहा और पूरी जनरेशन की वेल्थ वाइप आउट हो गई। और पार्ट 4 में हम ये समझेंगे कि क्या पाकिस्तान में ऐसा कुछ हो सकता है और इससे हम पाकिस्तानियों को क्या लेसन सीखने मिलेंगे। ये सब कुछ हम समझेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। गोल्डन एज, राइज फ्रॉम एशेस, 1945 से लेकर 1985। तो दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान सिर्फ हारा नहीं था, वो पूरी तरह से मिट चुका था। पूरे शहर जल चुके थे, फैक्ट्रीज बर्बाद हो गई थी, लेबर फोर्स खत्म और उनकी इकोनॉमी जीरो हो गई और जापान एक जिंदा लाश की तरह था। उनके ट्रेड रिलेशंस भी खराब हो चुके थे, लेकिन यूएसए ने जापान को सपोर्ट किया, क्योंकि उनको डर था कि जापान कहीं चाइना की तरह कम्युनिस्ट न बन जाए, क्योंकि कम्युनिज्म कैपिटलिज्म का एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है। कम्युनिस्ट सिस्टम में फैक्ट्रीज, लैंड और बिजनेस ये सब प्राइवेट लोगों के नहीं बल्कि सिर्फ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। चाइना की इकोनॉमी 1950 से लेके 1970 तक कम्युनिज्म के फॉर्म में थी, जहां लोगों को नाम की फ्रीडम मिलती थी और हर चीज गवर्नमेंट ओन करती थी और वही डिसाइड करती थी कि कौन सी फैक्ट्री लगेगी और क्या प्रोड्यूस होगा। बिल्कुल आज के नॉर्थ कोरिया जैसे, जहां न स्टार्टअप्स की आजादी होती है न फ्री ट्रेड की, और इसी वजह से ग्रोथ स्लो हो जाती है। तो इसीलिए यूएसए ने सबसे पहले जापान के इकोनॉमिक माफियाज पर हमला किया, जिसको जापान में ज़ाइबाट्सु कहते हैं, क्योंकि जापान की सारी वेल्थ और पावर कुछ गिनी चुनी फैमिलीज के कंट्रोल में थी। तो यूएस ने वो पावर उन फैमिलीज से छीन के मार्केट को ओपन कर दिया और कैपिटलिज्म सिस्टम शुरू कर दिया, जहां कोई भी अपनी मर्जी से बिजनेस स्टार्ट कर सकता था। और उन्होंने जापान को एक एक्सपोर्ट पावर हाउस बनाने का एम किया। और इतना ही नहीं, उन्होंने लो इंटरेस्ट लोन्स देके इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट कर दिया। फिर जब 1950 में कोरियन वॉर शुरू हुई तो अमेरिकन आर्मी को ट्रक्स, जीप्स और बहुत सारी सप्लाई की जरूरत हुई, और जापान के पड़ोस में होने की वजह से ऑर्डर्स उनको मिले। तो इस वॉर के जरिए जापानीज कंपनीज को एक अच्छा स्टार्टिंग बूस्ट मिला, लेकिन वो अभी भी सुपर पावर बनने से काफी दूर थे। इनफैक्ट ये तो बस शुरुआत ही। क्वालिटी रेवोल्यूशन एंड इकोनॉमिक बूम। 1959 में जापान ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में हेवी इन्वेस्टमेंट करना शुरू किए। उन्होंने डिसाइड किया कि हम सिर्फ सस्ते कपड़े नहीं बल्कि अब से टेक्नोलॉजी भी सेल करेंगे। लेकिन दोस्तों उस टाइम पे दुनिया भर में जापानीज गुड्स का लो क्वालिटी और सस्ते होने के हिसाब से मजाक उड़ाया जाता था। जिस तरीके से आज हम हर सस्ती चीजों को मेड इन चाइना कहते हैं, वैसा पहले लोग मेड इन जापान कहते थे। लेकिन तब एंट्री होती है एडवर्ड डेमिंग की, जो एक सिंपल लेकिन रेवोल्यूशनरी आइडिया ले आते हैं। वो ये कि अपने प्रोडक्ट नहीं बल्कि अपने प्रोसेस को परफेक्ट करो। जापानीज लोगों ने डेमिंग के आइडिया को इतना डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया कि अगले कुछ ही सालों में जापान दुनिया का हाईएस्ट क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। और आज भी जापान का सबसे प्रेस्टिजियस इंडस्ट्रियल अवार्ड उन्हीं के नाम से डेमिंग प्राइज है। तो 1965 तक जापान ट्रेड सरप्लस में आ चुका था, मतलब वो ज्यादा माल अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करके दूसरी कंट्रीज को सेल कर रहा था। और पूरे 1950 से लेके 1970 तक उनकी इकोनॉमी यानी कि जीडीपी ऑन एन एवरेज हर साल 10% के रेट से ग्रो हो रही थी, जिसकी वजह से जापान काफी रिच बनता चला गया। ट्रेड सरप्लस और हाई ग्रोथ। 1960 की दहाई तक जापान ट्रेड सरफेसाइज पर आ गया, यानी अंदरून मुल्क प्रोडक्शन ज्यादा और दुनिया भर को वो सामान एक्सपोर्ट कर रहे थे। 1950 से 1970 के बीच इनकी जीडीपी औसतन हर साल तकरीबन 10% बढ़
रही थी, जो किसी भी मुल्क के लिए परियों की कहानी जैसी रफ्तार है। बेरोजगारी तकरीबन 0, कंपनियों के मुनाफे रिकॉर्ड लेवल पर, लोगों की तनख्वाहें तेजी से बढ़ रही थी, बहुत सा कैश बैंकों में जमा हो रहा था और बैंकों के पास इतने डिपॉजिट्स आ गए कि उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि इतना पैसा कहां लगाएं। डिफेंस बाय यूएसए, फोकस ऑन ग्रोथ। 1951 में अमेरिका और जापान के दरमियान एक सिक्योरिटी पार्टनरशिप साइन हुई। अगर जापान पर कोई हमला करेगा तो अमेरिका की फौज दिफा करेगी और जापान को अपनी बड़ी फौज रखने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी। इससे जापान को ये फायदा हुआ कि उन्हें अपने बजट का बड़ा हिस्सा डिफेंस पर नहीं लगाना पड़ा। सारा फोकस ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम और इंडस्ट्री पर रहा। यूं आहिस्ता आहिस्ता जापान दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में शामिल हो गया। बेरोजगारी तकरीबन खत्म, मयारे जिंदगी बहुत ऊपर। ये था जापान का गोल्डन एज। अब जरा एक लम्हे के लिए सोचें, अगर पाकिस्तान में भी ऐसा दौर आ जाए जहां अच्छी क्वालिटी की जॉब्स आम हो, बेरोजगारी बहुत कम हो, एक्सपोर्ट्स मजबूत हो और हुकूमत को दिफाई अखराजात में निस्बतन आसानी हो, हमारी इकोनॉमी कहां पहुंच सकती है? ये बात इसलिए अहम है क्योंकि जापान ने चोटी पर पहुंचकर जो गलती की, वही गलती अगर हमने दोहराई तो हमें भी गोल्डन एज के बाद लंबी खोई हुई दहाइयां देखनी पड़ सकती हैं। पार्ट 2, द बबल फॉर्मेशन 1985 टू 1990। कहानी का ट्विस्ट 1980 की दहाई में आता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मसला जापान के अंदर से नहीं बल्कि अमेरिका से शुरू होता है। यूएस प्रेशर एंड द प्लाजा अकॉर्ड। 1980 से 1985 के दरमियान अमेरिकी डॉलर तकरीबन 50% मजबूत हो गया। इसका मतलब मेड इन यूएसए प्रोडक्ट्स बाकी दुनिया के लिए बहुत महंगे होते जा रहे थे, जबकि जापानी प्रोडक्ट सस्ते भी थे, क्वालिटी वाले भी। नतीजा, अमेरिकी कंपनियों के मुनाफे गिरने लगे, बेरोजगारी बढ़ी, अमेरिकी जीडीपी पर दबाव आया। अमेरिका ने अपने स्टाइल में हल निकाला। 1985 में न्यूयॉर्क के प्लाजा होटल नामी 5 स्टार होटल में अमेरिका, जापान, फ्रांस, यूके और वेस्ट जर्मनी के फाइनेंस मिनिस्टरों की मीटिंग हुई। वहां एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसे प्लाजा अकॉर्ड कहा जाता है। मकसद ये था कि अमेरिकी डॉलर को कमजोर और जापानी येन को मजबूत किया जाए ताकि अमेरिकी एक्सपोर्ट सस्ती और जापानी एक्सपोर्ट्स महंगी हो जाए। जापान ये नहीं चाहता था क्योंकि इससे उनकी एक्सपोर्ट इकोनॉमी को बराह रास्त नुकसान होना था, लेकिन सिक्योरिटी डिपेंडेंस और सियासी दबाव की वजह से उन्हें ये स्लो पॉइजन मानना पड़ा। एग्रीमेंट के बाद चंद सालों के अंदर अंदर जापानी येन की वैल्यू तकरीबन डबल हो गई, यानी पहले जो चीज दुनिया को सस्ती जापानी लगती थी अचानक महंगी महसूस होने लगी। एक्सपोर्ट्स को धक्का लगना शुरू हुआ। चीप मनी एंड एसेट मेनिया। अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए जापानी गवर्नमेंट और बैंक ऑफ जापान ने शरह सूद बहुत कम कर दी और मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा पंप कर दिया। थ्योरी के मुताबिक सस्ता कर्जा मिलेगा तो लोग नई फैक्ट्रियां लगाएंगे, बिजनेस एक्सपैंड करेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन हुआ क्या? पहले से ही बूमिंग इकोनॉमी में इतना सस्ता पैसा जाते ही लोगों ने प्रोडक्शन की बजाय सिर्फ स्टॉक्स और प्रॉपर्टी खरीदना शुरू कर दिया। असल ग्रोथ रुक गई, कीमतों का गुब्बारा बनना शुरू हो गया, जमीन की कीमतें आसमान को छूने लगी। जापान में जमीन महदूद है, नीचे जा ही नहीं सकती। ये नारा बन गया स्टॉक मार्केट का। निक्केई इंडेक्स चंद साल में 3 गुना हो गया। मिसाल के तौर पर निक्केई इंडेक्स 1985 के आसपास तकरीबन 13,000 पॉइंट्स पर था। सिर्फ 4 साल में 1989 तक ये तकरीबन 38,000 तक पहुंच गया, यानी 4 साल में 3 गुना। बैंक भी हद से ज्यादा रिलैक्स हो गए। कम डॉक्यूमेंटेशन, कम वेरिफिकेशन, बहुत आसान लोन्स, क्योंकि सबको लग रहा था कि प्रॉपर्टी और स्टॉक्स की वैल्यू तो अब कभी नीचे जा ही नहीं सकती। अगर आपको ये सब पाकिस्तान के कुछ हाउसिंग सोसाइटीज, फाइल ट्रेडिंग या अचानक डबल होने वाले प्लॉट रेट्स की याद दिला रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। पार्ट 3, द लॉस्ट डिकेड्स 1990 टू 2025। जब भी बबल बनता है तो एक दिन फूटता जरूर है। जापान में भी यही हुआ। इंटरेस्ट रेट हाइक्स एंड द क्रैश। गवर्नमेंट को एहसास हुआ कि इकोनॉमी असल यानी इंट्रिंसिक ग्रोथ नहीं कर रही, सिर्फ एसेट प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। 1989 में बैंक ऑफ जापान ने शरह सूद बढ़ाना शुरू किया ताकि बबल थोड़ा ठंडा पड़े। इनका इरादा सॉफ्ट लैंडिंग का था, लेकिन मार्केट ने इसको खतरे की घंटी समझा। पैनिक सेलिंग शुरू हो गई। लोगों ने स्टॉक्स और प्रॉपर्टी बेचकर सेफ एसेट्स जैसे बॉन्ड्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स में पैसा पार्क करना शुरू कर दिया। रियल एस्टेट पर मजीद क्रैकडाउन हुआ, प्रॉपर्टी लोन्स पर सख्त रेगुलेशन लगे, खरीदार अचानक गायब और कीमतें क्रैश। 1990 के इख्तिताम तक स्टॉक मार्केट से तकरीबन $1 ट्रिलियन, रियल एस्टेट से तकरीबन $3 ट्रिलियन वेल्थ वाइप आउट हो गई। वाई जापान नेवर फुली रिकवर्ड। आमतौर पर मुल्क ऐसे क्रैश से 5-10 साल में निकल आते हैं, जैसा कि अमेरिका 1929 या 2008 के बाद निकला था, या जैसे पाकिस्तान ने 2008 और 2017 के बाद आहिस्ता आहिस्ता रिकवरीज देखी हैं। लेकिन जापान के साथ कुछ इजाफी गलतियां हुई जिन्होंने क्रैश को 3 दहाइयों के स्टैग्नेशन में बदल दिया। नंबर 1, ज़ॉम्बी बैंक्स। बबल के फूटने के बाद बहुत से जापानी बैंक असल में दिवालिया हो चुके थे, लेकिन गवर्नमेंट ने उन्हें गिरने नहीं दिया। इन्हें ज़ॉम्बी बैंक्स कहा जाता है, बज़ाहिर जिंदा दर हकीकत मुर्दा। ये बैंक नई इनोवेटिव कंपनियों को लोन देने के बजाय पुराने नुकसान में चल रहे बिजनेसेस को सिर्फ इसलिए लोन देते रहे कि उनके लॉसेस छुप जाएं। इससे प्रोडक्टिविटी रुक गई, नई कंपनियों को जगह न मिली और इकोनॉमी आगे न बढ़ सकी। नंबर 2, पॉलिसी डिलेस। शरह सूद बढ़ाने में भी देर की और क्रैश के बाद इकोनॉमी को सपोर्ट करने में भी देर की। ये ताकि क्रैश को नॉर्मल रिसेशन से निकालकर लंबे गहरे मसले में ले गई। नंबर 3, डेमोग्राफिक्स एंड डिफ्लेशन। इसी दौरान जापान में लोगों की औसत उम्र बढ़ने लगी, आबादी तेजी से उम्र रसीदा होने लगी और पैदा होने वाले बच्चों की संख्या कम हो गई, यानी वर्क फोर्स छोटी, रिटायर्ड लोगों की आबादी बढ़ी। बूढ़े लोग नौजवानों के मुकाबले में कम खर्च और ज्यादा सेविंग करते हैं। साथ ही जापान में चीजों की कीमतें बढ़ने के बजाय कम होने लगी, जिसे हम डिफ्लेशन कहते हैं, यानी आज की निस्बत कल चीजें सस्ती। जब लोगों को लगे कि चीजें
चीजें कल और सस्ती होंगी तो वो खर्च आज नहीं करेंगे बल्कि मजीद रुक जाएंगे। नतीजा, डिमांड गिरती गई, इकोनॉमी सुस्त होती गई और स्टॉक मार्केट दशकों तक अपने 1989 वाली चोटी के आसपास ही फंसी रही। Who suffered the most? नंबर 1, मिडिल क्लास। जिन्होंने बबल के पीक पर घर और स्टॉक्स खरीदे, उनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 80% तक गिर गई और 20-30 साल में भी पूरी तरह रिकवर नहीं हो सकी। नंबर 2, यूथ। कंपनियों ने हायरिंग रोक दी, एक पूरी नस्ल रोजगार के गोल्डन पीरियड में अच्छी जॉब से महरूम रही। कम तनख्वाह, कम जॉब सिक्योरिटी और मुसलसल फ्रस्ट्रेशन। कंपाउंडिंग यहाँ पर फेल नहीं हुई बल्कि बेस ही खराब हो गया। ना मुनासिब ग्रोथ, न तनख्वाहों में इजाफा, न प्रोडक्टिव इकोनॉमी। तो स्टॉक मार्केट लंबे अरसे में क्या रिटर्न देती? अब सवाल ये है कि पाकिस्तान ने इस कहानी से क्या सीखा है, या हम भी उसी गड्ढे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। पार्ट 4, लेसन्स फॉर पाकिस्तान इन्वेस्टर्स। आइए अब बात करते हैं पाकिस्तान की। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कभी कभी अपनी ऑल टाइम हाई पर होती है, कभी तेजी से नीचे आ जाती है। महंगाई बहुत ज्यादा, शरह सूद बहुत ऊंची, रुपया मुसलसल दबाव में, रियल एस्टेट में लंबे अरसे से स्पेकुलेशन की आदत और आम आदमी का मिजाज ये कि प्लॉट कभी नुकसान नहीं देता, डॉलर ले लो नुकसान नहीं होगा, दोस्त ने स्टॉक से एक महीने में 20% कमा लिया, मैं क्यों पीछे रहूं। ऐसे माहौल में कंपाउंडिंग को हम कभी जादू, कभी लॉटरी और कभी शॉर्टकट समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं कि जापान और पाकिस्तान में कौन सी चीजें मुख्तलिफ हैं और हमें किन पॉइंट्स पर खास तवज्जो देनी चाहिए। नंबर 1, डेमोग्राफिक्स। यंग पाकिस्तान वर्सेस एजिंग जापान। जब जापान क्रैश हुआ तो उसकी आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही थी, अक्सरियत 40-50 साल से ऊपर, कम खर्च, ज्यादा सेविंग, डिमांड नेचुरली नीचे। पाकिस्तान इसके बिल्कुल उलट है, हमारी औसत उम्र 20s में है, यूथ की बहुत बड़ी आबादी, घर, गाड़ियां, तालीम, शादी, बच्चों के खर्चे, यानी आने वाले सालों में डिमांड बढ़ने की सलाहियत बहुत ज्यादा। अगर हमने इस यूथ को अच्छी तालीम, स्किल्स और जॉब्स दे सके तो कंपनियों की सेल्स और प्रॉफिट्स लंबे अरसे तक बढ़ सकते हैं, यानी स्टॉक मार्केट में असल कंपाउंडिंग मुमकिन हो सकती है। लेकिन अगर यही नौजवान बेरोजगार, गैर मुहंदर और फ्रस्ट्रेट हो गए तो फिर डेमोग्राफिक बोनस डेमोग्राफिक बम बन सकता है। इन्वेस्टर के लिए लेसन, ऐसे सेक्टर्स देखें जो नौजवान आबादी की असल जरूरतें पूरी करते हैं, तालीम, फूड, टेक्नोलॉजी, सनत, एक्सपोर्ट और सेहत वगैरह। सिर्फ शॉर्ट टर्म थीम्स के पीछे अंधाधुंध ना भागे। नंबर 2, इकोनॉमिक मॉडल। आर वल्नरेबिलिटी इज डिफरेंट। जापान एक हाई इनकम हाई एक्सपोर्ट इकोनॉमी था, उनका मसला था करेंसी बहुत मजबूत हो गई, एक्सपोर्ट्स महंगी हो गई, ग्रोथ रुक गई। पाकिस्तान का मसला उलट है, हमारी करेंसी लंबे अरसे में गिरती रही है, महंगाई बहुत ऊंची है, तेल, मशीनरी, बहुत सा खाम माल हम इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट्स काफी कमजोर, करंट अकाउंट और कर्जों का दबाव, यानी हमारे लिए सबसे बड़ी रिस्क करेंसी डी वैल्यू और इन्फ्लेशन है, ना कि बहुत ज्यादा मजबूत रुपया। इसका मतलब अगर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 10 साल में 3 गुना भी हो जाए लेकिन इसी दौरान रुपया डॉलर के मुकाबले में काफी गिर जाए तो डॉलर टर्म्स में आपकी इन्वेस्टमेंट जापान टाइप फ्लैट या लॉस भी हो सकती है। इन्वेस्टर के लिए लेसन, कंपाउंडिंग हमेशा हकीकी यानी रियल टर्म्स में सोचे, यानी महंगाई और करेंसी के बाद सिर्फ चार्ट ऊपर जा रहा है देकर खुश ना हो जाए। कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स भी रखें जो करेंसी रिस्क को हेज करती हो, जैसे एक्सपोर्ट और डॉलर इनकम वाली कंपनीज वगैरह। नंबर 3, बबल्स एंड बिहेवियर, प्रॉपर्टी एंड हाइप इन पाकिस्तान। जापान में बबल का सबसे बड़ा फ्यूल था प्रॉपर्टी और स्टॉक कभी नीचे नहीं जाएंगे। क्या पाकिस्तान में हम ये जुमला सुनते हैं? फला सोसाइटी में प्लॉट ले लो, डबल ना हुआ तो मेरा नाम बदल देना, फाइल ले लो, मैप आएगा तो 2x हो जाएगी। ये स्टॉक टिगरा है, बस उड़ने वाला है। जापान में बैंकों ने आसान कर्जा देकर इस आग को तेज किया। पाकिस्तान में शरह सूद अभी बहुत ऊंची रही है, इसलिए बिल्कुल वो सा बबल तो नहीं, लेकिन कमेटियों का पैसा, शॉर्ट टर्म लोन्स, अंडर डॉक्यूमेंटेड कैश, सब मिलकर रियल एस्टेट और कुछ स्टॉक्स में ऐसी हाइप बनाते हैं कि आम आदमी को लगता है अगर मैंने अपना खरीदा तो हमेशा के लिए मौका चला जाएगा। फिर कई साल बाद जब वही प्रोजेक्ट फंस जाता है, तरक्की रुक जाती है, खरीदार गायब हो जाते हैं, तो कीमतें 30-40% नीचे आ जाती हैं और लोग कहते हैं मार्केट तो जुआरियों के लिए है, हमसे नहीं होता। इन्वेस्टर के लिए लेसन, स्पेकुलेशन और इन्वेस्टमेंट दोनों को अलग समझें। जिस एसेट की वैल्यू सिर्फ अगले बंदे को महंगा बेचने से आती हो वो लंबे अरसे की कंपाउंडिंग के लिए खतरनाक है। जापान की तरह प्रॉपर्टी कभी नहीं गिरती वाला जुमला पाकिस्तान में भी बहुत महंगा पड़ सकता है। फोर्थ, कंपाउंडिंग इज नॉट अ मैजिक वॉन्ड। जापान की कहानी का सबसे बड़ा सबक ये है कि कंपाउंडिंग तभी काम करती है जब इकोनॉमी प्रोडक्टिव हो, कंपनियों के मुनाफे बढ़ रहे हो, डेमोग्राफिक्स ठीक हो, पॉलिसी मुसलसल बिगड़ने के बजाय आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही हो। अगर पूरा मुल्क ही स्टैग्नेशन में फंस जाए, लोग खर्च कुछ ना करें, बैंक्स ज़ॉम्बी बन जाएं, गवर्नमेंट रिफॉर्म ना करे, तो 30 साल बाद भी आपका पोर्टफोलियो जापान की तरह तकरीबन वहीं का वहीं हो सकता है। पाकिस्तान के लिए खतरा थोड़ा मुख्तलिफ है। अगर हम हर चंद साल बाद सियासी और माशी बहरान में फंसे, IMF प्रोग्राम आता जाए जाता जाए, पॉलिसी कंसिस्टेंसी ना हो, हकीकी प्रोडक्टिविटी ना बढ़े, तो फिर हमारी मकामी करेंसी में अगर नंबर ऊपर भी जा रहे हो, हकीकी मानों में हम आगे शायद नहीं बढ़ रहे होंगे। पाकिस्तानी इन्वेस्टर के लिए अमली पॉइंट्स। नंबर 1, लॉन्ग टर्म का मतलब अंधा ट्रस्ट नहीं। हर मुल्क जापान नहीं बनता, लेकिन हर मुल्क अमेरिका भी नहीं बनता। मुल्क की माशी सिमट पर आंखें बंद नहीं रखनी। दूसरा, वैल्यूएशन का ख्याल रख। किसी मुल्क या स्टॉक के बहुत अच्छा लगने का मतलब ये नहीं कि किसी भी कीमत पर खरीद ले। जापान में लोग 3 गुना ओवर वैल्यूड मार्केट पर बैठ गए, 30 साल तक पछताते रहे। नंबर 3, डाइवर्सिफिकेशन। सिर्फ एक ही ऐसे क्लास, मसलन सिर्फ लॉट या सिर्फ 1-2 स्टॉक पर मुकम्मल इन्हिसार खतरनाक हो सकता है। फोर्थ, फाइनेंशियल एजुकेशन। कंपाउंडिंग को जादुई फॉर्मूला नहीं बल्कि रियाजी का उसूल समझे। उन फैक्टर्स को सीखें जो लंबे अरसे में वाकई वेल्थ को बढ़ाते हैं। दोस्तों, जापान की कहानी हमें ये सिखाती है कि कंपाउंडिंग कभी फेल नहीं होती। हमारी तवक्कुआत और हमारी पॉलिसीज फेल होती हैं। अगर पूरा मुल्क गलत फैसले करे, रिफॉर्म्स से भागे, बबल्स के पीछे दौड़े, डेमोग्राफिक मौका जाया करे, तो स्टॉक मार्केट भी चाह
कर भी आपको बड़ा रिटर्न नहीं दे सकते। पाकिस्तान के पास अभी एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, नौजवान आबादी, बहुत सी चीजें अभी तामीर होनी बाकी, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बेशुमार गुंजाइश। अगर हमने अगले 10-20 साल सही इस्तेमाल किए तो हमारा नतीजा जापान की खोई हुई दहाइयों से बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकता है। लेकिन अगर हमने सिर्फ शॉर्ट टर्म हाई, खबरों के शोर और जल्दी अमीर बनने के चक्कर में वही गलतियां दोहराई जो जापान ने 1980s की दहाई में की थी, तो हो सकता है हमारे चार्ट्स ऊपर जाते नजर आए, मगर असल भी हम भी लंबे अरसे तक अपनी जगह से ज्यादा आगे ना बढ़ पाए। अगर आप वाकई फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो जरूरी है कि इकोनॉमी की बड़ी तस्वीर समझें, अपनी इन्वेस्टमेंट को महंगाई और करेंसी के बाद के हकीकी रिटर्न से मापें और जज्बाती फैसलों के बजाय नॉलेज बेस्ड फैसले करें। मैंने कमेंट में ये भी जरूर लिखें कि आपके ख्याल में पाकिस्तान के लिए जापान की कहानी से सबसे बड़ा सबक क्या है। अगर वीडियो से वैल्यू मिली हो तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी अंधी उम्मीद या अंधे डर के बजाय नॉलेज के साथ इन्वेस्ट करना सीखें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह डीप मगर आसान जबान में पाकिस्तानी इकोनॉमी और इन्वेस्टिंग समझाता रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। आपका कीमती वक्त देने का शुक्रिया।